एक समय की बात है जब सहारनपुर नाम के एक गांव में एक नई नाई की दुकान खुली थी। सब लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि उस गांव में पहले कोई भी ऐसी नाई की दुकान नहीं थी। एक दिन की बात है जब रमेश अचानक घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे लीला, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बांधे? अरे पर हमें तो कल निकलना है ना। हाँ, सोचा तो यही था, पर फिर अभी मुझे हरिया ने बताया कि सरकारी छुट्टी है तो कोई बस नहीं चलेगी। अरे पर हमें तो दूसरे गांव जाना है ना, शादी में। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी निकल पड़ते हैं। पर बापू, आपने मेरे बाल तो कटवाए ही नहीं। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि कल सुबह निकलने से पहले कटवा दूंगा, पर ऐसा क्या पता था कि अभी निकलना पड़ेगा। अरे पर इसके बाल तो बहुत ही बड़े हो रहे हैं और आपको तो पता है ना, आपके वहाँ कोई भी नाई ढंग का नहीं है। बेचारा छोटू रोने लगता है और फिर वो लोग बैग बांधकर निकल पड़ते हैं। रात काफी हो चुकी होती है तो सब बस स्टॉप तक पैदल ही जा रहे होते हैं। रास्ते में जब सब जा रहे होते हैं तो उनको मंगू नाई की दुकान खुली मिलती है। सब इतनी देर रात दुकान को खुली देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही है ना जिसने अभी अभी नई नाई की दुकान खोली है। चलो ना, जल्दी से चलकर इसी से अपने छोटू के बाल कटवा लेते हैं। सब लोग जल्दी से मंगू की नाई की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, खाली हो क्या? यहाँ तुमको कोई और नजर आ रहा है क्या? नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा कि तुम इस वक्त मेरे बेटे के बाल काट दोगे क्या? हमें अभी दूसरे गांव के लिए निकलना है। जल्दी बैठाओ इसे इधर। रमेश अपने बेटे छोटू को कुर्सी पर बैठा देता है। उसके बाद मंगू अपनी तेज धार वाली कैंची से छोटू के बाल काटने लगता है। छोटू बड़ा खुश होकर बाल कटवा रहा होता है कि आखिर वो अच्छे से बाल कटवाकर शादी में जाएगा और उसके माँ बाप दूर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद छोटू की नजर उसके हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है। वो उसमें अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे उसमें खुद से पहले एक भूत दिखाई देता है। छोटू जोर से चिल्ला पड़ता है, भूत, भूत! ये सुनकर रमेश और लीला उठ खड़े होते हैं और छोटू से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ है भूत? मैंने अभी देखा था अपनी घड़ी में, इसमें मुझे भूत दिखा। लगता है इसकी आंख लग गई थी और नींद में इसने कोई भूत का सपना देख लिया। नहीं, मैं तो सोया ही नहीं, सच में माँ, वो भूत ही था। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से निकलते हैं वरना बस निकल जाएगी। रमेश और लीला अपने बेटे छोटू को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, पर छोटू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसका दर्द इतना भयंकर होता है कि सबको बस से वापस घर लौटना पड़ता है। घर आते ही मंगू का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और रमेश और लीला इस बात से बड़े ही हैरान होते हैं। अजीब सी बात है, अचानक सर में इतना दर्द और फिर अचानक खुद से ठीक हो गया। हाँ, पर अब बस तो निकल गई ना, हम तो जा ही नहीं पाए शादी में। कोई भी शादी में नहीं जा पाता और ये बात मंगू को पता होती है क्योंकि ये सब उसी का किया धरा होता है। वो अपनी नाई की दुकान में खड़ा अचानक अपना रूप बदल लेता है और एक भयानक भूत बन जाता है। उसके बाद वो छोटू के कटे हुए बाल इकट्ठे करके शमशान में जाता है और वहां बैठकर कोई तंत्र मंत्र करने लगता है। क्लीमा क्लीमा विच्चे हिम, क्लीमा विच्चे। भूत छोटू के बालों को एक गुड़िया पर बांध देता है और उस गुड़िया को मिट्टी के नीचे दबा देता है। उसके बाद एक लाल पत्थर रख देता है। बस 5 बच्चे और चाहिए और फिर मैं बन जाऊंगा शैतानों का शैतान। भूतिया नाई जाने कितने बच्चों की गुड़िया बनाकर उनके ऊपर उनके बाल बांधकर शमशान में दफन कर चुका था और उनके नाम का तंत्र मंत्र कर रहा था जिससे वो शैतान बन सके। वो बड़ा ही खुश था क्योंकि अब उसे बस 5 और बच्चों के बाल चाहिए थे। छोटू की हालत भी पूरी रात ऐसी ही थी। वो बार बार दर्द से चीखने लगता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया है। आखिर इसे बार बार इतना दर्द हो क्यों रहा है? वो तो मैं भी सोच रही हूँ। जब हम घर पर थे तब तो सब ठीक था, बाहर जाकर भी सब ठीक था, पर जैसे ही इसने अपने बाल कटवाए और हम वहां से निकले ही थे, ये सर में दर्द बताने लगा। बस
जैसे तैसे सब लोग रात निकालते हैं। उसके बाद रमेश गांव में एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे जाकर अपने बेटे के बारे में सब बताता है। तांत्रिक रमेश के साथ उसके घर आता है। वो छोटू को ध्यान से देखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ध्यान लगाने से तांत्रिक को पता चल जाता है कि आखिर छोटू को क्या दिक्कत है। इस पर किसी ने तंत्र किया है। इसके बाल काट कर उनका इस्तेमाल किया गया है। पर ये तो मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि आखिर इसके बाल इस्तेमाल किसने किए हैं। अब ये सुनकर किसी का भी ध्यान मंगू नाई के ऊपर नहीं जाता। दोनों आस पड़ोस के लोगों पर ही शक कर रहे होते हैं। फिर अचानक लीला बोलती है, हाँ, शांति ताई, ये वही हो सकती है। वो आई भी थी एक दिन हमारे घर और छोटू के सर पर हाथ फेर रही थी। हो ना हो ये उनका ही काम है। उन्होंने ही मेरे बच्चे के सर पर हाथ फेरने के बहाने उसके बाल तोड़ लिए होंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मुझे बस उस ताई के पास ले चलो और बाकी मैं खुद देख लूंगा। रमेश और लीला उसी वक्त तांत्रिक को उस पड़ोस वाली ताई के पास ले जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि ताई अपने पोते के हाथ की मालिश कर रही है। रमेश ताई से पूछता है, अरे ताई, क्या हुआ? आप ये राजू की मालिश क्यों कर रही हो? धीरे धीरे करके पता चलता है कि गांव के काफी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसका काम है। बड़ा सोच विचार करने पर शक उस मंगू नाई पर जाता है। अब रात को रमेश और हरिया ये देखने उसकी दुकान पर जाते हैं। वो चुपके से उसे देख रहे होते हैं और मंगू नाई अचानक भूत में बदल जाता है। ये देखकर रमेश और हरिया की हालत खराब हो जाती है। आज फिर से एक बच्चे के बाल मिल गए। अब बस एक और बच्चा चाहिए मुझे और फिर मैं बन जाऊंगा सबसे ताकतवर शैतान। भूत एक बच्चे के बाल लेकर शमशान में जाता है और अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर देता है। वो एक गुड़िया उठाता है और उसके पेट पर बाल बांधकर उसे वहीं जमीन में गाड़ देता है और उस पर एक लाल पत्थर रख देता है। हरिया और रमेश ये सब दूर से देख रहे होते हैं और जल्दी से जाकर तांत्रिक को उस नाई के बारे में बताते हैं। मैं सब समझ गया, वो क्या कर रहा है। ये क्रिया बड़ी ही मुश्किल होती है। 36 बच्चों के सर के बाल लेकर गुड़िया पर बांधकर शमशान में गाड़ा जाता है और फिर जैसे ही ये क्रिया अमावस को पूरी होती है, उस भूत या चुड़ैल को सर्वशक्तिशाली शैतान का दर्जा मिल जाता है। फिर उसके आगे कोई नहीं। मैं इसे नहीं रोक सकता, पर आप सब रोक सकते हो। वैसे भी इस क्रिया को पूरा मत होने दो। परसों अमावस है और बस उसे एक और बच्चे के बाल चाहिए। उसे ऐसा करने से भी रोकना है और कुछ ऐसा भी करना है जो उसकी क्रिया ही खराब हो जाए। अब सब लोग फिर से सोच में पड़ जाते हैं। कोई भी उस मंगू नाई के पास जाने से मना कर देता है, पर उनको उसकी क्रिया भी तो खराब करनी ही थी। सब बैठे यही सोच रहे होते हैं कि तभी हरिया का बेटा भागता हुआ आता है और हरिया से टकरा जाता है और हरिया के नकली बाल नीचे गिर पड़ते हैं। रमेश बस फिर सबको वो तरकीब बताता है और फिर हरिया अपने बेटे को अगले दिन मंगू नाई की दुकान पर ले जाकर उसके बाल कटवा देता है। उसके जाते ही मंगू भूत बन जाता है और बड़ा ही खुश हो रहा होता है। वो जल्दी से शमशान में जाकर पूरा तंत्र शुरू कर देता है। उसके बाद वो सारी दफनाई हुई गुड़ियाओं को बाहर निकालता है और शैतानों के शैतान को बुलाता है। जैसे ही वहां शैतानों का शैतान प्रकट होता है, शैतानों का शैतान गुस्से से लाल हो जाता है और एक पल में सारी गुड़ियाओं को जलाकर राख कर देता है। उनके जलते ही भूत की सारी बची कुची शक्ति भी खत्म हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। भूत हमेशा के लिए उसी शमशान में कैद रह जाता है और गुड़ियाओं के जलते ही सब बच्चे ठीक हो जाते हैं। सब परिवार बड़े ही खुश होते हैं और रमेश को शुक्रिया कहते हैं। सब ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव था सूरजपुर। उस गांव में एक पुष्पा नाम की औरत अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। पुष्पा ने एक बेटी को जन्म दिया। हाय रे मेरी किस्मत, मुझ गरीब के घर ही तुझे पैदा होना था। मैं तो कहता हूँ इसे हम कहीं बाहर फेंक आते हैं।
अगर कोई पूछेगा तो बोल लेंगे पैदा होते ही बच्चा मर गया। पर हमें इसे छुपाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। वो देखो, सामने जो तरबूज रखा है उसे अंदर से खाली करके उसमें इस लड़की को छुपाकर हम इसे पास की नदी में फेंक देंगे। फिर क्या था, दोनों अंदर से तरबूज खाली करके बच्ची को उसमें रख देते हैं और नदी में फेंक आते हैं। अगली सुबह एक धोबी शंभू और धोबन दुलारी नदी के घाट पर कपड़े धो रहे होते हैं। तभी दुलारी को उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है जो उस तरबूज में बंद थी। हाय, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ दुलारी, बार बार इधर उधर क्यों देख रही हो? अजी, मुझे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई पड़ रही है? दुलारी, आवाज तो वाकई आ रही है। ये आवाज शायद उस तरबूज से आ रही है। दोनों भागकर उस तरबूज के पास जाते हैं। शंभू अपना कान लगाकर सुनता है तो उसे उसमें से ही आवाज आ रही होती है। शंभू बड़े ही आराम से तरबूज को खोलता है तो अंदर से तरबूज देख दोनों हैरान रह जाते हैं। इसमें तो बच्ची है, पर ये बच्ची तरबूज में किसने रखी? किसकी होगी ये बच्ची? ये तरबूज हमें मिला है तो ये बच्ची हमारी हुई। अजी, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमारी सुनी ली। मैं सालों से बेऔलाद थी पर अब नहीं। तुमने सही कहा दुलारी, ये बच्ची हमारी हुई और हम दोनों ई के माँ बाप। पुष्पा और सुंदर ये सब चुपके से देख रहे होते हैं। हमारी आफत तो हमारे ही पड़ोसियों ने ले ली। अच्छा हुआ हमारे सिर से बला टली। हम कभी भी इन दोनों को ये पता नहीं चलने देंगे कि ये बच्ची हमारी है। शंभू और दुलारी बच्ची को घर ले जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। शंभू और दुलारी पहले से और ज्यादा कपड़े धोने लगते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी बहुत बीमार पड़ गई। पापा, माँ को क्या हुआ? तभी दुलारी मेघना को इशारा करके अपने पास बुलाती है। मैं बस थोड़ी बीमार हूँ, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तुम जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो। मेघना अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर खेलने चली जाती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारा इलाज करा सकूं। जो हम कमाते हैं वो सारा मेघना की परवरिश में लग जाता है। मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ मैं? रोइए नहीं, हिम्मत बनाकर रखिए। मुझसे आप एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद आप मेघना का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी कमी उसे कभी नहीं होने देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुलारी, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई नहीं खरीद सकता, पर जड़ी बूटियों से तुम्हें जरूर ठीक कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, नदी के पार जो जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद वहाँ एक गुफा पड़ती है। उस गुफा में जीवन दान देने वाली जड़ी बूटियाँ उगती हैं। मेरे पिताजी ने मुझे एक बार ये बात बताई थी। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी जरूर लाऊंगा। देखना, उसे खाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेघना छिपकर दोनों की बातें सुन लेती है। तभी वो अंदर आती है और बोलती है, बाबा, आप नहीं, मैं जाऊंगी माँ के लिए जड़ी बूटी लेने। मैं चलती हूँ, आप माँ का ख्याल रखना। दुलारी और शंभू मेघना को बहुत रोकते हैं पर मेघना पीछे मुड़कर नहीं देखती। बिना कुछ सुने वो सीधे चली जाती है। नदी पर पहुँचने के बाद वो बहुत देर तक नदी को देखती रहती है। ये नदी तो बहुत बड़ी है, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगी? अगर तैर कर जाऊंगी तो डूबकर मर जाऊंगी। अब क्या करूं? कैसे जाऊं? तभी उस नदी में एक आदमी काशी नाव ले जाता हुआ दिखाई देता है। मेघना फौरन उसे रोकती है। काका, ओ काका, सुनिए जरा। हाँ बिटिया, बोलो, कौनो काम वाम है का हमसे, है जो हमें आवाज लगा के रोक दिए? हाँ काका, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? मुझे वहाँ जाना है जल्दी। बिटिया, वहाँ तो जंगल है, तुमको जंगल जाना है का? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए वहाँ से जड़ी बूटी लानी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत। मेघा की बात सुनकर काशी हैरान रह जाता है। बिटिया, तुम ठहरी इतनी सी, फिर भी तुम्हारे मन में
अपनी माँ के लिए ऐसे जज्बात देखकर हमका बहुत खुशी भाई। हम तुम्हें जरूर वहाँ तक छोड़ेंगे। चलो आओ, चलो बेटिया, आओ आओ। काशी मेघना को अपनी नाव में बिठाकर उस पार छोड़ देता है। वहाँ से मेघना जंगल में तो घुस जाती है, पर जंगल तक तो मैं पहुँच गई, पर आगे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हे गंगा मैया मदद कर मेरी, मुझे उस जड़ी बूटी तक पहुँचना ही होगा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक हिरण दिखाई देता है। वो हिरण किसी नुकीली झाड़ियों में फंसा हुआ था और उनसे निकल नहीं पा रहा था। ये तो हिरण है और ये इन झाड़ियों में फंसा हुआ है, बेचारा निकल नहीं पा रहा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। शांत हो प्यारे हिरण, मैं अभी तुम्हें इन झाड़ियों से निकाल दूंगी। मेघना हिरण से लिपटी सारी झाड़ियाँ हटा देती है। अब तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, पर जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ कि तुम्हें उन जड़ी बूटी का रास्ता पता है जो एक गुफा में उगती है। हिरण फौरन सिर हिलाने लगता है। उसे पता था हिरण मेघना को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मेघना खुश हो जाती है और हिरण के पीछे पीछे चल देती है। एक मोड़ पर हिरण रुक जाता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते? हिरण सिर हिलाने लगता है। ठीक है, इससे आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से मेघना अकेले ही आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। नदी, बहुत प्यास लगी है, मैं इस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। मेघना जैसे ही नदी का पानी पीकर जा रही होती है, उसे नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ अपने आप को सीधा करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो सीधा नहीं हो पा रहा था। मेघना उसके पास जाती है। क्या हुआ कछुआ चाचा, मैं तुम्हें चाचा बोल सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें सीधा कर देती हूँ। लो कछुआ चाचा, अब तुम सीधे हो गए हो, जाओ पानी में। कछुआ पानी में चला जाता है। मेघना थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो रही गुफा, मुझे आखिर गुफा मिल ही गई। अब बस जड़ी बूटी लाती हूँ वहाँ से, फिर मैं अपनी माँ के पास होंगी। मेघना को ये नहीं पता था कि उस गुफा में एक राक्षस भी रहता है। जैसे ही मेघना गुफा में घुसती है, वो राक्षस मेघना को पकड़ लेता है। ए लड़की, तू मेरी गुफा में क्या कर रही है? अब तू यहाँ आ ही गई है तो क्यों ना मैं तुझे खा जाऊं। बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया। जैसे ही राक्षस उसे खाने वाला होता है, मेघना जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे जंगल के जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें सबसे आगे वही हिरण खड़ा था जिसकी मेघना ने मदद की थी। सभी जानवर मिलकर राक्षस पर टूट पड़ते हैं, उसे काट खाते हैं। राक्षस मर जाता है और मेघना बच जाती है। प्यारे हिरण, इन सबको तुम मेरी मदद के लिए लाए हो ना? तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे जल्दी जाना होगा, क्या तुम सब मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? सभी जानवर उसे वो जड़ी बूटी ढूंढ कर दे देते हैं, पर उसे गुफा में कुछ और भी दिखाई देता है। उस गुफा में बहुत सारा खजाना भी था। ये तो खजाना है, वो भी इतना सारा। शायद ये खजाना इस राक्षस का था, पर अब ये मेरा हुआ। मैं इस खजाने को अपने साथ ले जाऊंगी और अपने माँ बाबा को दे दूंगी। अब मुझे जाना होगा, तुम सब भी जाओ। मेघना जड़ी बूटी और खजाना लेकर वहाँ से वापस लौटती है। नदी पार करने में वो कछुआ उसकी मदद करता है जिसकी मेघना ने मदद की थी। कछुआ मेघना को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में मेघना घर पहुंच जाती है। मेघना को देखकर उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? तेरी याद में कितना रोई मैं, तुझे पता भी है। माँ बाबा, ये लो, ये जड़ी बूटी और ये खजाना। खजाना देख दोनों हैरान रह जाते हैं। मेघना जंगल की सारी बात अपने माँ बाबा को बताती है। दुलारी तुरंत उन जड़ी बूटियों को खाते ही ठीक हो जाती है और खजाना पाकर वे सब अब बहुत अमीर हो जाते हैं। पर वो खजाने वाली बात सुंदर और पुष्पा सुन लेते हैं। ये बच्ची हमारी है तो ये खजाना भी हमारा हुआ। ये बच्ची तुम्हें एक तरबूज में मिली थी ना? है? हमने ही उसे उस तरबूज में छिपाया था। तुम दोनों ने मेरे पैदा होते ही मुझे फेंक दिया। इन दोनों ने मुझे पाला, इसलिए मेरे माँ बाबा तुम दोनों नहीं, ये दोनों हैं। मेघना की ये बात सुनते ही दुलारी और काशी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और वो दोनों अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी सरकारी नौकरी होने की वजह से
उसका ट्रांसफर दिल्ली शहर में हो जाता है। तो वह अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर शहर आ जाता है और एक बिल्डिंग के 10वें माले पर एक फ्लोर किराए पर लेकर रहने लगता है। अजी, ये घर तो बहुत सुंदर है जी, मजा ही आ गया। इस घर में तो लिफ्ट भी है जी, मैं तो दिन में 10 बार लिफ्ट में झूले खाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनीता बिल्डिंग के नीचे साथ वाली बिल्डिंग की औरतों के साथ बातें कर रही होती है और बहुत रात हो जाती है। सूरज बालकनी से उसे आवाज लगाता है, अरे सुनीता, बाकी की बातें कल कर लेना, अब रात बहुत हो गई है, ऊपर आ जाओ। फिर सुनीता लिफ्ट की ओर जाती है और दरवाजा खोलकर लिफ्ट में घुस जाती है। फिर जैसे ही वो 10 नंबर दबाती है तो वह बटन काम नहीं करता। अरे, इस 10 नंबर के बटन को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा? तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट खुद ब खुद बंद और चालू होने लगती है और लिफ्ट में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और सारे बटनों की लाइट जल बुझ होने लगती है। अरे अरे, ये क्या? ये कौन रो रहा है? और ये बटन खुद ब खुद क्यों जल बुझ रहे हैं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई है, मेरी मदद करो, कोई है। फिर लिफ्ट खुद ब खुद बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है और बहुत तेज लिफ्ट के टकराने की आवाज आती है। अरे, अभी तक तो सुनीता को आ जाना चाहिए था, ये आई क्यों नहीं? बाहर जाके देखता हूँ। फिर सूरज अपने घर से निकलकर बाहर लिफ्ट लॉबी में आता है। तभी वह लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन सुनीता उसमें नहीं होती। लिफ्ट बिल्कुल खाली होती है, उसमें सिर्फ सविता का दुपट्टा पड़ा होता है। अरे, ये तो सुनीता का दुपट्टा है, ये कहाँ चली गई? लगता है नीचे ही खड़ी है। ये औरतों की बातें भी कभी खत्म ही नहीं होती। फिर सूरज उसी लिफ्ट से नीचे जाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये सुनीता कहाँ चली गई? लगता है सीढ़ियों से ऊपर गई होगी। फिर सूरज बालकनी से आवाज लगाता है, सुनीता, सुनीता, तुम कहाँ हो? सुनीता! अरे कमाल है, ये गई तो गई कहाँ? सुनीता, 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 तुम कहाँ हो? सुनीता! हद हो गई, अब तो पता नहीं इतनी रात गए ये कहाँ चली गई। अब चलो कुछ देर इंतजार करता हूँ, खुद ब खुद आ जाएगी। फिर सूरज इंतजार करता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। सुनीता, जरा एक कप चाय तो लाना। सुनीता, सुन रही हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। फिर सूरज उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। वह आस पड़ोस के लोगों से भी पता करता है, लेकिन सुनीता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर रात होने पर 9वें फ्लोर पर रहने वाली एक औरत लिफ्ट में चढ़ती है। वह 9 नंबर दबाती है, लेकिन वो बटन काम नहीं करता और फिर लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है और किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई है, कोई है। तभी लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और औरत के चीखने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सूरज बाहर आ जाता है। अरे कौन है, कौन है? फिर कुछ देर बाद उस औरत का पति अपनी पत्नी को तलाशता हुआ सूरज के फ्लोर पर आता है। सूरज भाई, तुमने मेरी पत्नी को देखा क्या? अरे नहीं भाई, मेरी पत्नी तो खुद कल से गायब है। मैं पूरा दिन उसी की तलाश कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट करवाने जा ही रहा था तो किसी औरत की चीख सुनाई दी। तभी वह लिफ्ट वहाँ आकर रुकती है। उसमें उस औरत का दुपट्टा पड़ा होता है। अरे, ये तो मेरी पत्नी का है। मनोज भाई, मुझे भी कल मेरी पत्नी का दुपट्टा लिफ्ट से मिला था। आखिर माजरा क्या है भाई? चलो भाई, बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास चलते हैं, उसके पास सीसीटीवी की फुटेज होगी। फिर वे दोनों बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उसमें सविता लिफ्ट में घुसती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब लिफ्ट खुलती है तो वो नहीं होती। मनोज की पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। ये सब देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। आखिर दोनों औरतें कहाँ गईं?
सभी बिल्डिंग वाले डर जाते हैं और कोई भी डर के मारे लिफ्ट यूज नहीं करता। मनोज भाई, हमें अपनी पत्नियों को किसी भी तरह ढूंढना होगा। भाई, इस लिफ्ट में सिर्फ औरतें ही गायब हो रही हैं। रात होने दो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर रात होते ही मनोज और सूरज अपनी अपनी पत्नियों के कपड़े पहनकर औरतों का भेष बदल लेते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। मनोज भाई, ये लिफ्ट सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बना रही है और तुमने ये औरतों के कपड़े पहन लिए हैं। भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमने ये औरतों का भेष बदल कर सही नहीं किया। अभी भी वक्त है, चलो लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। भाई, तुम डरो नहीं, मेरी तरकीब जरूर काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम डरो नहीं और 10 नंबर का बटन दबा दो। फिर सूरज डरते डरते लिफ्ट में 10 नंबर का बटन दबा देता है। तभी लिफ्ट की लाइट जलबुझ होना शुरू कर देती हैं और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे, मर गए रे सूरज भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था औरतों का भेष बदल कर लिफ्ट में मत चढ़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? तभी वह लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। फिर वो लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और सीधा ऊपर छत पर जाकर खुलती है और वहाँ दोनों को कोई शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है। अरे, मर गए रे। अरे भाई, मेरी तो टांग ही टूट गई। तभी उन्हें उनकी पत्नियां सामने टंकियों के साथ बंधी हुई दिखाई देती हैं। बहन जी, आप जल्दी से नीचे भाग जाइए, यहाँ एक भूत है, वो आपको भी हमारी तरह कैद कर लेगा। अरे सुनीता, ये मैं हूँ, देखो मैं। अजी आप, ये आप हैं? अजी आप आ गए, जल्दी से हमें आजाद करवाइए, नहीं कहीं वो शैतान ना आ जाए। फिर वे दोनों अपनी पत्नियों को आजाद करवाते हैं। तभी वह शैतान वहां आ जाता है। कौन हो तुम दोनों? जल्दी से अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम कविता है। जी, मेरा नाम रश्मि है। क्या तुम में से किसी का नाम निर्मला नहीं है? जी नहीं, हम में से किसी का नाम निर्मला नहीं है। भाई, लगता है इसे किसी निर्मला नाम की औरत की तलाश है। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, तुम चारों यहीं मेरी कैद में रहोगी। तभी सूरज बजरंगबली का लॉकेट अपने गले से निकाल लेता है। ये क्या कर रहा है? इसे पीछे हटा ले। नहीं नहीं नहीं, इसे पीछे हटा ले, पीछे हटा ले। बता, तू औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बताता हूँ, इस लॉकेट को दूर करो। बताता हूँ, हमने भी इस बिल्डिंग में फ्लोर खरीदा था, लेकिन इस बिल्डिंग के बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया। हमसे पूरे पैसे ले लिए और हमें हमारा मकान नहीं दिया। इस सदमे को मेरी पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बिना मैं नहीं रह पाया। अब मैं उस बिल्डर की पत्नी को भी यहीं से नीचे फेंककर अपनी पत्नी की मौत का बदला लूंगा। वो इसी बिल्डिंग में रहती है, मुझे उसी की तलाश है। देखो, हम समझते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी की जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा? हम उस बिल्डर की शिकायत पूरी सोसाइटी और पुलिस से करेंगे और तुम्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अब मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे भी अपनी पत्नी के पास भेज दो, मुझे मुक्ति दिलवा दो। फिर सूरज बजरंगबली का लॉकेट उसके सामने करता है। हे बजरंगबली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और इतना बोलकर उस शैतान को
फिर वे चारों बिल्डिंग के सारे लोगों को अपने साथ लेकर उस बिल्डर के घर पहुंच जाते हैं और उस पर दबाव डालते हैं ताकि वह उनका घर उसे लौटा दे। बिल्डर भी उस भूत की कहानी और सीसीटीवी की फुटेज देखकर डर जाता है और उस भूत का मकान लोगों को सौंप देता है। मनोज भाई, अब हम इस मकान का क्या करें? वो दोनों तो इस दुनिया में है ही नहीं, इसका मालिक किसे बनाए? भाई, उसकी एक लड़की है जो साथ वाली बिल्डिंग में किराए पर रहती है। हम ये मकान उसके नाम कर देते हैं। उस बेचारी को भी अपना मकान मिल जाएगा और उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर वे सब लोग उस मकान की चाबी उस लड़की को सौंप देते हैं और सभी बिल्डिंग वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। मोहित और छवि एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर ये बात दोनों कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाते। एक दिन मोहित छवि के पास जाता है और उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है। ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू मोहित। अच्छा छवि, वो मैं ये कह रहा था कि वो क्या मैं वो कर रहे हो? बोलो भी, क्या बात है? वो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मोहित जैसे ही छवि को अपने दिल की बात बोलने लगता है तभी मोहित का फोन बज जाता है। मोहित देखता है तो फोन उसके घर से आ रहा होता है। मोहित फोन काट देता है और फिर से छवि को अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बोलने लगता है फिर से मोहित का फोन बजने लगता है। पहले फोन उठा लो, शायद कोई जरूरी बात हो। मोहित फोन उठाता है। हेलो माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा जल्दी हॉस्पिटल आजा, तेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैं बस अभी आया माँ। क्या हुआ मोहित? वो मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मोहित जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसे डॉक्टर बताते हैं कि अब उसके बाबूजी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। मुझे पता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा बेटा। अब तो बस तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा बाबूजी। तेरी बुआ ने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू बस उससे जल्द से जल्द शादी कर ले। मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहता हूँ। मोहित अपने बाबूजी की आखिरी इच्छा के आगे बेबस हो जाता है और 2 दिन बाद ही उसके घर वाले उसकी शादी प्रिया नाम की एक लड़की से कर देते हैं। मोहित बहुत ही परेशान और दुखी होता है। मोहित अपनी शादी और बाबूजी की तबीयत की वजह से कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। शादी के 4 दिन बाद ही मोहित के बाबूजी का भी देहांत हो जाता है। मोहित की शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। जब बहुत दिन तक मोहित ऑफिस नहीं आता तो छवि उसे फोन करती है, पर मोहित उसका फोन नहीं उठाता। पता नहीं क्या हुआ, कहीं मोहित कुछ परेशानी में तो नहीं है, मुझे जाकर देखना चाहिए। छवि मोहित के घर जाती है। जैसे ही वो घर की बेल बजाती है तो मोहित की बीवी प्रिया दरवाजा खोलती है। जी आप कौन? मैं मोहित की ऑफिस की दोस्त हूँ। वो बहुत दिन से ऑफिस नहीं आया और ना ही मेरा फोन उठा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर पूछ लूं। वैसे आप कौन हो? जी मैं मोहित की पत्नी प्रिया। ये बात सुनकर छवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी? मोहित ने शादी कर ली? हाँ बस क्या करें, जल्दी जल्दी में सब हो गया और हम किसी को बुला भी नहीं पाए। छवि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और मोहित से बिना मिले वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने गांव निकल जाती है। छवि पूरे रास्ते रोती रहती है। मोहित किसी और से कैसे शादी कर सकता है? वो कितना बड़ा धोखेबाज निकला, कितना घटिया निकला। छवि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि मोहित की शादी हो चुकी है। छवि अपने गांव पहुंचने ही वाली होती है। उसका गांव शिमला के पास पहाड़ों में होता है। छवि बिना होश के चली जा रही होती है और तभी एक ट्रक आता है और छवि उस ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। छवि की मौत होते ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। कुछ दिन बाद मोहित दोबारा ऑफिस आता है। अरे कमल, पूरे ऑफिस में छवि नहीं दिख रही। अरे पता नहीं यार, पर वो कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही। वैसे तो उसने बोला था कि वो अपने गांव जा रही है, पर जब मैंने वहाँ फोन करके पता किया तो वो वहाँ पहुँची ही नहीं। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मोहित उसे बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। ऐसे ही देखते देखते बहुत वक्त बीत जाता है। मोहित और प्रिया का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है, जिसके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक दिन जब मोहित अपने बेटे कुणाल के साथ खेल रहा होता है, इतने दिन हो गए, कभी तो हमें कहीं घुमा लाओ। बोलो कहाँ चलना है? शिमला, मुझे शिमला जाना है। ठीक है, फिर पैकिंग कर लो, हम 2 दिन बाद ही शिमला के लिए निकल जाएंगे। मोहित प्रिया अपने 4 साल के बेटे के साथ शिमला के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो खूब मजे करते हैं। एक दिन जब तीनों पहाड़ों में घूम रहे होते हैं तो तभी मोहित का ऑफिस से जरूरी फोन आ जाता है। मैं फोन पर हूँ, तो तुम कुणाल का ध्यान रखना। हाँ, अब चिंता मत करो। प्रिया अपनी फोटो खींचने के चक्कर में सब भूल जाती और कुणाल धीरे धीरे वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। जब मोहित फोन पर बात करके वापस आता है तो आते से ही प्रिया से बोलता है, कुणाल कहाँ है? वो तो अभी यहीं खेल रहा था, कहाँ गया? कहाँ गया मतलब? तुमने उसका ध्यान नहीं रखा? मोहित और प्रिया अपने बेटे कुणाल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुणाल चलते चलते एक खाई के पास आ खड़ा होता है और खाई में लगे सुंदर फूलों को देखने लगता है। फूल फूल। कुणाल ठीक उसी जगह खड़ा होता है जहाँ छवि की मौत हुई थी। कुणाल धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में पेड़ पर जाकर अटक जाता है। पापा, मम्मा। कुणाल की चीख सुनकर छवि का भूत वहाँ आ खड़ा होता है। ये कौन ऐसे चिल्ला रहे? लगता है किसी की मौत आई है। चुड़ैल लगातार बच्चे की चीख सुनकर इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर कुणाल लटका हुआ होता है। कुणाल बस खाई में गिरने ही वाला होता है और तभी चुड़ैल उड़ते हुए आती है और कुणाल को मरने से बचा लेती है। चल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल कुणाल को सड़क पर खड़ा करके वहाँ से जाने लगती है, पर तभी तेजी से एक ट्रक कुणाल की तरफ आने लगता है और उसको कुचलने वाला होता है। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और जादू से ट्रक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। मैं बार बार तेरी जान नहीं बचाऊंगी, समझा? मैं एक चुड़ैल हूँ और मेरा काम जान बचाना नहीं, जान लेना है। अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। चल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, समझा? चुड़ैल कुणाल को छोड़कर जाने लगती है, पर कुणाल पीछे से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। मम्मा, मम्मा। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, समझे? अब छोड़ो मुझे और जाने दो। चुड़ैल उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। कुणाल वहीं कोने में बैठा रोता रहता है। इधर चुड़ैल भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रही होती है। पता नहीं कहाँ मर रहा होगा वो बच्चा। अच्छा है मर गया होगा, वैसे ही उसके माँ बाप को उसकी जरूरत नहीं है, तभी उसको ऐसे छोड़ रखा है। कुछ देर बाद चुड़ैल फिर उसके बारे में सोचती है। पर उस बच्चे की क्या गलती है? कितना प्यारा और मासूम बच्चा है वो। पता नहीं उसे उसके माँ बाप मिले भी होंगे कि नहीं। अगर उसे भूख लग रही होगी तो, और कहीं फिर से उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा तो। नहीं, मुझे जाना होगा, उसे जाकर देखना होगा। चुड़ैल जल्दी से जाकर कुणाल को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर तभी उसे कुणाल एक पत्थर के पीछे बैठा हुआ दिखता है। चुड़ैल जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल। हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो। चुड़ैल कुणाल को अपनी गोद में खिलाई रही होती है, तभी मोहित कुणाल को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। चुड़ैल मोहित को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, मेरे बच्चे को तो एक चुड़ैल ने पकड़ रखा है। अब ये चुड़ैल ना जाने कुणाल के साथ क्या करेगी। चुड़ैल कुणाल को गोद से उतार देती है और कुणाल भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। बेटा, इस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल, मैं नीचे गिर गया, अच्छी चुड़ैल ने मुझे बचाया। क्या? सच में बेटा, इस चुड़ैल ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ पापा। चुड़ैल तभी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मोहित की नजर चुड़ैल के गले में पड़े उस लॉकेट पर जाती है जो उसने छवि को दिया था। कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे? तुम छवि हो ना? सच बताओ। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं छवि हूँ मोहित। तुम एक चुड़ैल? ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था छवि, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं आई थी तुमसे मिलने, पर तुमने तो शादी कर ली थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बस अपने गांव वापस आ रही थी और एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। मैं भी तो तुमसे प्यार करता था छवि। मैं उस दिन ऑफिस में वही कहने तो आया था, और तभी मेरे घर से फोन आ गया। पापा बस कुछ दिन के मेहमान थे और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए
मुझे शादी करनी पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया छवि। मेरा वो वक्त बहुत ही बुरा और मुश्किल था। और मैं ये सोचती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। मैंने तुम्हें गलत समझा। मोहित और छवि आखिरकार एक दूसरे को अपने मन की बात बता ही देते हैं। छवि की आत्मा को सच जानकर शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। Please like, share and subscribe.